नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 1 जुलाई गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विगत 29 मई को फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेने वाले ग्राम खोखरी निवासी संदीप मकवाना की मौत के लिए जिम्मेदार युवक व उसकी गर्लफ्रेंड पर उन्हेल पुलिस कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही है। तमाम पुख्ता सबूत हाथ में होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। खैर, ये कोई नई बात भी नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ठीक है, तो मैंने प्रभाव से लगा स्विच ऑफ हो गया था मेरा मोबाइल बंद हो गया था। करे कुछ भी करे, तू कौन बोलने वाला? तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, उसको के बात मत कर। व्हाट्सएप पे तूने उससे बोला था कि सचिन के साथ तेरा सब कुछ हाँ हुआ रे भाई, अब बोल। तो हुआ, तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ उसको। वो तेरी दिक्कत नहीं, उस टाइम पे बात चल रही है तो वो तो साहब झूठ बोल रही ना। तो मैंने कहा तू अगर उसके साथ में रिलेशन में है तो रिलेशन में रहना भाई। वो तो साहब बोल रही है। अरे तो गाली यार, वो गाली बके, मेरी बात सुनो। तुम्हारे को कोई छोरी गाली बके तो सुनोगे? चुप 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 रे। तूने उसको इस बात को लेकर बोला कि सचिन के साथ तो रही है। अरे तो भाई साहब, मैंने जब उससे पूछा ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा ये फोटो तो तेरा होटल का दिख रहा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उसके घर पे गई थी, उसके घर का है। उसके बाद में तुम्हारे साथ में फोटो डाला तो मैंने पूछा था, मैंने क्या ये क्या है? फिर बोले है मेरा तो रिलेशन उसके साथ। मैंने ठीक है, अच्छी बात है। फिर मेरे से क्यों बात कर? मेरे को ब्लॉक कर दे, मैं तेरे को ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं ब्लॉक करने जाऊँ तो रोके कि मैं तुम्हारे घर पे फोन लगाती, तुम मेरे भाई को मैसेज करती, वो मेरे भाई भी फोन लगाता मेरे को। बात की बात है, वो तो बात की बात है, वो सब कुछ सुनो यार मेरी बात, 2 मिनट सुन लो, फिर जो मन पड़े वो कर लेना यार। तुम मारना चाहते हो मार लेना, जो करना वो। क्योंकि इच्छा इतना दबाव में रखती थी ना कि पूछो ही मत, इतना शक करना ये वो। फिर मैं इतना परेशान हो गया था, मैंने कहा यार भाई मैं तो मरूंगा ही। और अभी भी यही कंडीशन हो रही है यार, कब तक ऐसे रहूं यार सचिन भाई यार, या तो मैं मर जाऊं। मैंने कहा यार मैं तो मरूंगा यार, अब तो ये रिक्शा मान ही नहीं रही है। मैंने इतना आसान है, बोल जल्दी। आसान है मेरे लिए तो आसान ही दिखता है यार। आसान है ना? हाँ चल ठीक है, तू एक काम कर, एक पेपर पे लिख के जाएगा कि अगर मेरे को कुछ होता है, अगर मैं मेरे को मरने का धमकी दे रहा है और अगर मैं मर जाता हूँ और तू नहीं जिंदा बच जाता है तो फिर तू देख लेना। चल ठीक है भाई, चल ठीक ऐसा कर ले। हाँ ठीक है, ये मुंह पे करना लेकिन। हाँ चल ठीक, मुंह पे कर रहा हूँ ये है ना। उसके पहले क्या, कल की तारीख में भाई तेरे को है ना लिखित में व्हाट्सअप कर दूंगा बस ये चीज। लिखित परेशान तो ही गया हूँ भाई, मेरी बात सुन। परेशान हो गया? मैं तो परेशान तो ही गया हूँ ना। तू अलग परेशान कर रहा, वो अलग परेशान कर रही, वो इधर से मैसेज कर रही है भाई, तू अलग से बोले जा रहा। क्या करूँ मैं? क्या करूँ बता ना। कोई दिक्कत नहीं। देख, एक है ना, इंसान के पास रहता है कि 12 महीने का समय रहता है। अगर इंसान पीड़ित रहता है ना तो 12 महीने तक उस चीज की रिपोर्ट कर सकता है। पहली चीज आप बोल। अब मैं तेरे को कानून कायदे के साथ बताता हूँ, थोड़ा सा लगे तो तेरे को अपने पास उद्योग बहुत बड़े अच्छे लॉयर भी अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो अपन पूरी कानूनी प्रक्रिया कर लेंगे अगर ऐसा पूछो। और बोल, कैसी प्रक्रिया मतलब? भाई इस टाइम पे क्या कहना चाहते हो मतलब? जो भी हरकतें हुई है भाई, जो भी हरकतें हुई है फिर अपन उस हिसाब से निपट लेंगे यार। सिर्फ 2-3 ऑप्शन रख दिए मैंने तेरे सामने, या तो ये कर ले, ठीक है? तो क्या कर ले भाई? ऑप्शन ये है, मतलब क्या चाह रहे हो ये बताओ। मैं बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना उससे, मैं तो जा नहीं रहा हूँ उसके पास। तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से बोलने के आगे के तू उसको ये बोल रहा है मेरे से भी बात कर। क्या तू मेरे से भी बात कर, मेरे से बात कर। उस टाइम पे भाई बोल दिया मैंने, ठीक है? अब ये क्या, मैंने उसको ये चीज बोली ना तो वो बोलती है, वो क्या बोलती है। अरे भाई साहब नहीं करता, मैं ये चीज नहीं करता ना तो वो डायरेक्ट इसको फोन लगाती मेरे घर वालों को और ये चीज रिकॉर्ड करती है। वो ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकमेल करना, ये सब कुछ करना, मतलब मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हो। ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, मैं ब्लैकमेल कर ही नहीं रहा है। तो मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ क्या उसको? मेरे कहने कौन सा फोटो उसका ऐसा कौन सा फोटो है, उससे पूछ लेना बोलेगा कुछ हुआ ना तो। होली के पहले 9 तारीख के दिन की बता रहा हूँ, 9 मार्च को अभिषेक और राज लेके गया था मेरे को। क्या संदीप, आवाज नीचे करके बात कर। अरे यार क्या नीचे करके बात कर भैया, डरा के रख रहे हो तुम लोग। मैं कुछ बोलूं तो चुप रह जा भाई, चुप रह जा भाई। इसको बोलने दो, इसको कैसे सुनो? अब ये बोल देगी, ये बोलेगी तो मतलब मैं सुनूं?
खरी उतरी है। तेरे होते हुए किसको आंख उठा के देखी और तेरे होते हुए तो सुन नहीं, मेरे होते हुए भी बॉयफ्रेंड थे। दीक्षा तेरा व्हाट्सएप हैक कर रखा था उस टाइम पे, वो सारे मेरे कने स्क्रीनशॉट सब कुछ थे, सब कुछ डिलीट हो गए थे, है ना, सब कुछ डिलीट कर दिए थे मैंने। और तेरे को बताया था मैंने कहा दीक्षा ये क्या चीज है फिर। चल छोड़, अब नहीं बोल सकता, सबूत है तो बोलना, पहली बात खत्म। दरअसल ग्राम खोखरी थाना उन्हेल के रहने वाले संदीप मकवाना ने 29 मई को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद उन्हेल पुलिस ने उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया, जिसमें एक नहीं कई सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि संदीप की मौत के लिए जिम्मेदार सचिन रॉय निवासी कोयला फाटक उज्जैन व उसकी माशुका दीक्षा मालवीय है, जो कभी संदीप की दोस्त हुआ करती थी। मोबाइल में दर्जनों कॉल रिकॉर्डिंग है जिनमें सचिन रॉय संदीप को धमकी दे रहा है। यही नहीं, सचिन ने संदीप को व्हाट्सएप पर जो धमकियां लिखी है वह भी सबूत के तौर पर पुलिस के पास है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जांच के नाम पर पुलिस इस पूरे मामले में दोषियों को बचाने में लगी हुई है, जबकि सचिन व दीक्षा साफ तौर पर संदीप के मौत के लिए जिम्मेदार नजर आते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है उनमें सचिन खुले रूप से संदीप को आत्महत्या के लिए उकसाता नजर आ रहा है और दीक्षा भी कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ी हुई है। इसके अलावा चैटिंग पर जो धमकियां सचिन ने संदीप को दी है, हम उन्हें आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। सवाल ये उठता है कि एक मासूम को मौत के मुंह तक भेजने वाले सचिन और दीक्षा पर पुलिस की मेहरबानी का राज क्या है। उसके ऊपर भयंकर दबाव था सर जी, और पूरे परिवार को प्रताड़ित करना चाहते थे वो, इसलिए उसने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेकर के उसने आत्महत्या की। वहाँ पर वो उसने प्रस्ताव रखा था, बोले कि मैं संदीप से शादी करना चाहती हूँ, तो संदीप ने वहाँ पे काउंसलिंग में मना कर दिया कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्या कैसा उसका व्यवहार था, कैसा उसका दबाव बना रही थी वो। लड़की के बारे में क्या संदीप को मालूम पड़ा था जिस कारण से उसने शादी करनी? वो अन्य लड़कों के साथ में उसका उठना बैठना था, इसलिए उसने वहाँ पे काउंसलिंग में अधिकारियों के सामने सारी बातें बताई जी। घटना वाले दिन वो दिन में बात हुई थी हमारी, और उसके बाद शाम को घर आया और घर आकर के कमरे में गया और फिर सामने वाले रूम में अंदर गया, और हम यहाँ पर हॉलैंड मशीन चल रही थी बोरिंग के लिए, तो हम उधर बैठे हुए देख रहे थे, और 15-20 मिनट में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसकी मम्मी चाय लेकर के आई तो वो दिखा नहीं, फिर मेरे को आवाज़ लगाई तो मैं भी आया, तो अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ था, तो ये उजालदान में से मेरे को दिखा, रस्सी लगी थी और उसका सिर मेरे को दिखा, तो फिर हम सब इकट्ठे हो गए और मेरा बड़ा वाला बालक राकेश अंदर गया और फिर वो कुंडी खोल के ने बाहर सबने मिलके ने उसको रस्सी से नीचे उतारा। ये वो तो उसी वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे बातचीत हुई थी। उसका एक दोस्त है साथ, वो प्रहलाद करके, उनके आपस में बातचीत होती होगी तो उसे पूरी जानकारी होगी। क्या मानते हैं आप संदीप की मौत के बाद? क्या आपका ये पूरा इल्ज़ाम उन दोनों के ऊपर है, जो दीक्षा नाम की लड़की और एक कोई सचिन नाम का लड़का है। शांति मिलेगी। 30 मई को पिछली जब 28 मई की रात थी ना, वो हम साथ में रुके थे और सुबह उठ के हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में रहे हम, फिर 2 बजे के समथिंग सचिन जो दीक्षा का बॉयफ्रेंड था उसका मेरे पास कॉल आया था और वो बोल रहा था कि संदीप मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो संदीप और हम साथ में ही थे, तो मैंने बोला कि यार उसका मोबाइल बंद था सुबह, इसी वजह से नहीं उठाया, अभी उसका चालू हो गया, आप लगा के बात कर लो। तो उस दौरान फिर सचिन ने वापस संदीप का फ़ोन लगाया और वो कॉन्फ्रेंस पे लिया। उसमें एक कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी जिसमें मैं, दीक्षा, सचिन और संदीप हम चारों ने आपस में बात की थी। तो उस कॉल के दौरान बहुत सारी बातें हुई, जिसमें जो सचिन है और दीक्षा है वो संदीप को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तेरे घर वालों को हम उठा लेंगे, पुलिस से फंसवा देंगे। और फिर ऐसी बात भी निकली थी जिसमें सचिन ने संदीप को बोला था कि तू मर जा, ऐसा रिकॉर्डिंग में भी है कि तू मर जा, तू मुझे बचना नहीं चाहिए और मेरे को बताना कि बच गया तो फिर ठीक नहीं होगा। ऐसी बातें भी हुई थी। का फ़ोन बंद हो गया था, चार्ज कम था तो फ़ोन बंद हो गया था, जिसकी वजह से वहीं पे उसके बाद ऑन नहीं हुआ उसका फ़ोन। फिर हम घर पे आए 4 बजे के 4:30 बजे समथिंग हम घर पे आए, आधा घंटा रूम पे बैठे। फिर उसने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला था कि रूम पे रुक जा आज, तो वो रुका नहीं। उसने मेरे को बोला कि मैं कल भी नहीं गया तो मेरे को घर जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता इस चीज़ के लिए। तो उसके पास उस दिन बाइक नहीं थी, तो उसने मेरे को बोला कि
मेरे को घर पे छोड़ के आ जा, तो मैं उसको घर पे मंदिर है पास में, वहाँ पर छोड़ कर भी गया। उसके बाद मैं रूम पे गया तो ऐसी खबर सुनने को मिली। वो मेरे साथ ही मतलब मैक्सिमम टाइम जो दिन का रहता था वो मेरे साथ ही निकालता था, और मतलब वो परेशान था, वो उसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई दूसरी प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो बहुत खुश मिजाज टाइप का इंसान था, सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करता था लाइफ को। पर ऐसा था ना कि उसके दिमाग में शादी के बाद भी बस यही प्रॉब्लम थी कि यार दीक्षा परेशान कर रही है ये वो। ऐसा होता था कि मतलब वो बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर, यानी कि वो मतलब प्रेशराइज करती थी इस चीज़ के लिए कि अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं तेरे घर पे आ जाऊंगी, मैं तेरे वाइफ को बोलूँगी ये वो, बहुत सारी गालियाँ भी देती थी वो, मतलब एब्यूज़ वर्ड भी यूज़ करती थी। और फिर इस वजह से उसको मतलब बात करनी पड़ती थी प्रेशराइज होके। वो प्रेशराइज था, फुल्ली प्रेशराइज था। ऐसा है कि मतलब दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती इसके सिवा, क्योंकि कभी मतलब वो उसके माइंड में मैं तो मतलब बिल्कुल परछाई की तरह हम साथ रहते थे। उसकी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मुझे नहीं पता, मतलब कोई भी जितना वो खुद को जानता था ना उतना मैं भी उसको जानता था। उसकी मतलब छोटी से छोटी चीज़ तो मुझे पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस दिन भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं विगत 29 मई को ये बंदा ऐसा कर लेगा, वरना मैं उसको जाने नहीं देता, मैं रूम पे रोक लेता। पर ऐसा था कि उसके माइंड में बस एक ही चीज़ थी, वो थी दीक्षा को लेकर के, क्योंकि उसकी शादी भी हो गई थी, वाइफ भी थी, फैमिली प्रॉब्लम, अब तो दो फैमिली हो गई थी। फिर एक बार ऑलरेडी दीक्षा घर पे आ चुकी थी, तो उसको ये भी डर था कि यार अच्छा नहीं लगता, समाज क्या बोलेगा ये वो, और मैं गलत नहीं। वो बंदा गलत नहीं था, वो बंदा अगर गलत होता तो वो कभी सुसाइड नहीं करता, अगर ऐसा होता तो वो कभी सुसाइड नहीं करता। सामने प्रेशर बनाया उस पर, वो इतना परेशान हो गया लाइफ से कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ता, वरना वो बहुत खुशमिजाज आदमी था, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। 29/5/2021 की बात है। राजाराम पिता हीरालाल मकवाना निवासी खोखरी का, उसने बताया आपके थाने में कि उसका लड़का संदीप उज्जैन काम करता था और उसने घर पे आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम किया है और उसमें कथन भी है, परिवार उनका ये कहना है कि एक लड़की है दीक्षा और एक उसका दोस्त संदीप करके है, वो उसको परेशान करते थे। इस संबंध में भी जांच चल रही है, कॉल डिटेल निकाली जा रही है और अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। उनमें कॉल डिटेल अभी आ गई है, तो अभी हमारे एसआई साहब कर रहे हैं जाँच सुखसेन हरियाणा, और वो उनको जल्दी ही कार्रवाई जल्दी की जाएगी। भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित एक रंगाई कारखाने में गुरुवार शाम आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मदीना मस्जिद के पास स्थित ये कारखाना मोहम्मद सिद्दीक का है। वह बटिक प्रिंट का काम करते हैं। अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से कारखाने में रखे 2500 से ज्यादा ब्लॉक और कपड़ा जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कारखाने की आग को 2 घंटे में काबू किया। कारखाना संचालक मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये बटिक का काम होता था यहाँ, और पेंटिंग का काम होता था यहाँ, मतलब और शॉर्ट सर्किट से मैं तो था भी नहीं और कारखाना बंद था, और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ मतलब मेरा पूरा कारखाना का जो भी था 7 लाख का नुकसान पूरा जल गया, कुछ भी नहीं बचा। ये सिद्दीक भाई का कारखाना है बुटीक, जिसमें ब्लॉक्स थे, काफ़ी बता रहे हैं कि 1500 के आसपास ब्लॉक्स थे, वो जल गए हैं। इसमें 40 मिनट हुए हैं इसको आग लगे को, और काफ़ी तत्परता से इसमें फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स राजपूत साहब जो हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत तेज़ी से इनको भिजवाया और आग पर पूरे अच्छे से काबू पा लिया है। नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भीम आर्मी ने मंडक पुष्कर पर धरना दिया। सयाजी गेट पर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे आर्मी सदस्यों ने चक्का जाम भी किया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग परेशान नजर आए। इधर सीएसपी विवेक सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और चक्का जाम कर रहे भीम आर्मी सदस्यों को बताया कि कलेक्टर नेमावर गए हैं। तब कहीं जाकर उन्होंने चक्का जाम समाप्त किया। एसडीएम प्रदीप सोनी को सौंपे ज्ञापन में नेमावर हत्याकांड के सारे दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करते हुए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी रखी गई। इस मामले में शासन प्रशासन के लोगों के दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई। यह मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नेमावर की जो घटना हुई है वहाँ पर 5 शव बरामद हुए खेत से, तो उन लोगों के साथ मतलब पहले ही बलात्कार का केस है कि उन लोगों को अगवा कर लिया गया था। 45 दिन बाद उनके शव मिले हैं, तो दलितों पर आए दिन ये अत्याचार हो रहा है, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि उनको अभी तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर और हमारी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और आगे से ऐसा ना हो। घटना हुई है नेमावर में, तो इसकी जांच पुलिस और
समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है। बड़ी सामान्य प्रक्रिया होती है, समाज के सभी वर्ग अपनी अपनी बात ज्ञापन के द्वारा सरकार तक पहुंचाते हैं, तो वही प्रक्रिया है। ज्ञापन दिया गया है और द्वारा वहाँ मंडू पुष्पक से धरना प्रदर्शन किया गया था और बाद में यहाँ कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन दिया गया था। तो कुछ लोग वहाँ पर बैठ गए, उनको समझाइश दी गई और उनका ज्ञापन दिया तो सभी लोग अपने घरों से चले गए। सर आधे घंटे से ज़्यादा देर तक उन्होंने रोड भी जाम करा, कई बार एम्बुलेंस आने जाने में भी समस्या आई। नहीं, कुछ 5-10 मिनट के लिए जिसके वो वहाँ खड़े हो गए थे, वहाँ कुछ लोग उसमें से बैठ गए थे, इसलिए दिक्कत आई। लेकिन ट्रैफिक हमारा चलता रहा, यातायात व्यवस्था हमारी लगी हुई थी और व्यवस्था बनी हुई थी, डाइवर्सन भी चलता रहा। सोना रखकर लोन देने वाली मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन कंपनी की वेदनगर शाखा में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। दिलचस्प बात यह है कि एक आरोपी के हाथ पर टैटू बना था और इस टैटू ने ही पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इनसे चोरी की गई मूर्तियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद कर ली है। दरअसल चोरी की यह वारदात 27 जून की रात हुई थी। रात 3 से 4 बजे के बीच 4 नकाबपोश शाखा के शटर के ताले तोड़कर अंदर घुसे थे। करीब 1 घंटे तक शाखा परिसर में रहे बदमाशों ने गोल्ड लॉकर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच शाखा में लगे सेंसर के कारण केरल स्थित मुख्य ब्रांच पर मैसेज पहुंचा तो आरोपी सैंपल ज्वेलरी के 8 पैकेट उठा ले गए। 100 ग्राम वजनी पैकेट की कीमत 2000 रुपए थी। कंपनी के एरिया मैनेजर रफीक खान ने नानाखेड़ा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने ब्रांच के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। इनमें 4 नकाबपोश बदमाश चोरी का प्रयास करते दिख रहे थे। इनमें से एक बदमाश के हाथ पर GOL गुदा टैटू था। इसी टैटू को सुराग मानकर पुलिस ने अपनी खोजबीन शुरू की। कमला नेहरू नगर के रहने वाले कालू उर्फ गोलू उर्फ विकास परमार के हाथ पर यह टैटू बना था। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया तो उसने अपने साथ ही नीलगंगा चामुंडा माता मंदिर के पास रहने वाले लखन गोयल की जानकारी दी। कालू ने बताया कि लखन, भोला और पंकज यादव के साथ उसने चोरी की कोशिश की थी। पुलिस ने कालू और लखन को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इनसे राधा कृष्ण एवं गणेश जी की मूर्ति, कांच का कछुआ, कांच की प्लेट एवं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के 7 पैकेट बरामद किए हैं। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत 27 जून को रात लगभग 3 से 4 बजे एक घटना हुई थी और घटना हुई थी बेदनगर की जो बेदनगर थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मुथूट फाइनेंस गोल्ड ब्रांच है और उस ब्रांच में अज्ञात लोगों के द्वारा घुस करके और कुछ वहाँ पे ज्वेलरी और प्रतिमा को चुराया गया था और उसकी जानकारी भी मुथूट फाइनेंस के द्वारा रात में दी गई थी। पूरी घटना को नानाखेड़ा थाना प्रभारी और CSP नानाखेड़ा के द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया और पूरी टीम के द्वारा जिसमें काम किया गया तो उसमें जो अज्ञात आरोपी थे उसमें वहाँ जो ब्रांच के फुटेज, इसके अलावा अन्य जो फुटेज हैं उनको कलेक्ट किया गया। कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले जिसके आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान हुई है और उसमें 4 आरोपी पहचान किए गए। इन 4 में से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से जो चोरी की गई जो प्रतिमा थी, प्रतिमा के साथ में कुछ ज्वेलरी जो वास्तव में वो आर्टिफिशियल थी और इसके अलावा कुछ और ऐसे छोटे मोटे आइटम ब्रांच के थे जिनको चुराया गया था। उस पूरे जो मशरूका था, जो माल था, उसको पूरा जब्त करने में एक बड़ी सफलता मिली है और अभी 2 जो आरोपी फरार है उनकी तलाश और धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स डे को यादगार बनाने के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने गुरुवार को चरक भवन परिसर में पौधे रोपे। डॉक्टर्स ने कहा कि कोविड काल में हमने मानव जीवन बचाने का फर्ज निभाया और उस दौर में ऑक्सीजन की कमी महसूस की। अब पौधे रोपकर ऑक्सीजन की कमी दूर की जाएगी। लोगों के साथ अब हमें वृक्षों की रक्षा भी करनी होगी। चरक भवन में डॉक्टरों ने कोरोना से दिवंगत हुए साथियों की स्मृति को सहेजने के लिए भी पौधे रोपे। डॉक्टर्स डे पे चरक भवन में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें स्टाफ के अलावा और बाकी लोग भी हुए हैं। उसमें हम लोगों ने ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई सामाजिक दृष्टिकोण से भी और जैसे सामाजिक जिम्मेदारी हमारी है वैसे ही पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कोविड एरा में कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, जिसके कारण बहुत से लोग काल के ग्रास में समा गए। तो हम लोग का यही है कि ऐसे पौधे बढ़ाएं जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती जाए। मध्य प्रदेश में 78 जो हैं कोरोना योद्धा जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो उनके लिए भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा है इस बार।
शासकीय प्राथमिक विद्यालय मराठी द्वार में गुरुवार को स्कूल के पुराने स्टूडेंट ने अपने शिक्षकों को भौचक कर दिया। सन 1952 से 1975 तक के ये स्टूडेंट अचानक स्कूल पहुंचे थे। प्रधान आचार्य शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के एवं प्रधान अध्यापिका सीमा शर्मा पुराने स्टूडेंट को देखकर दंग रह गए। दरअसल स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने 1 जुलाई के दिन अपने शिक्षकों को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। इसे मूर्त रूप भी आसानी से दे दिया। विद्यालय के पुराने छात्र अचानक 2 पहिया वाहनों के काफिले के साथ स्कूल पहुंचे थे। इनके हाथ में पुराने झोले नुमा बस्ते, किताबें, पानी पोता, पट्टी, कॉपी, पेन, पहाड़ा, पट्टी लेकर पहुंचे थे। स्कूल के शिक्षक हतप्रभ थे कि इतने बड़े बच्चे आखिर क्या करने स्कूल आए हैं। इन पूर्व स्टूडेंट के मॉनिटर अशोक गुरसकर ने बताया कि हम सब इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और आज स्कूल खुलने के पहले दिन पर अपनी यादें ताज़ा करने आए हैं। पूर्व स्टूडेंट अभय मराठे ने पढ़ाई के पुराने दौर को स्मरण करते हुए 15 तक पहाड़े सुनाए। श्याम नीमदेव ने चंदन चाचा के बाड़े की कविता सुनाई। शेखर धूपकर ने बच्चा बनकर 12 खड़ी का वाचन किया। पुनीता पेंडारकर ने सरस्वती वंदना से मंत्र मुग्ध कर दिया। गिरीश भावलकर ने ABCD सुनाई। तुषार बोबड़े ने अंधे और लंगड़ी की पुरातन कहानी सुनाई। सुमेघा शिरालकर ने श्लोक एवं रामचरितमानस का सास्वर गायन किया। पूर्व स्टूडेंट का स्वागत राकेश जोशी, सीमा सिसोदिया, मंजुला कुशवाहा, पल्लवी श्रीवास्तव, संजय आष्टाना, पुरुषोत्तम, लता शिंदे, प्रियंका सोलंकी, विष्णु प्रसाद सोलंकी, भारती गोमे ने किया। संचालन शैलेंद्र व्यास ने किया। आभार सीमा शर्मा ने माना। नानाखेड़ा बाईपास पर स्थित तिरुपति डायमंड कॉलोनी में एक ग्राहक के यहाँ केबल कनेक्शन डालने की बात पर 2 ऑपरेटर झगड़ पड़े। बात मारापीटी तक पहुंच गई और एक ने दूसरे का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। एक पक्ष ने पुलिस पर सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया है। ASP को भी इस पक्ष ने शिकायत की है। दरअसल बालाजी परिसर में रहने वाले अनिल डांगी हाटकेश्वर कॉलोनी तिरुपति डायमंड एवं तिरुपति ड्रीम्स में केबल कारोबार संचालित करते हैं। 28 जून को उनके भाई सुनील डांगी अपने कर्मचारी नितेश परिहार को लेकर तिरुपति ड्रीम्स में जोशी के यहाँ केबल डालने गए थे। इसी दौरान संतोष सोनिया, राज सोनिया, अभिषेक आए और बोले कि यहाँ हम कनेक्शन डालेंगे। उन्होंने ग्राहक जोशी पर दबाव भी बनाया, लेकिन ग्राहक के नहीं मानने के बावजूद उन्होंने विवाद शुरू कर मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच संतोष सोनिया ने सुनील का मोबाइल छीन लिया और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। दोनों पक्ष नीलगंगा थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। अनिल डांगी ने आरोप लगाया कि मामले में लूट का प्रकरण दर्ज होना चाहिए था। ASP को सौंपे ज्ञापन में अनिल ने कहा कि पुलिस के कहने पर आरोपी ने उन्हें टूटा मोबाइल लौटाया। 2013 से 14 में से चल रहा है केबल, और जब 2015 में नया डेवलप हुआ एरिया, उस समय से हमने नए क्षेत्र में कनेक्शन किए। तो आज की डेट में हमारे पास 300 केबल कनेक्शन है, सभी संतुष्ट हैं। पर जो सामने वाली पार्टी है संतोष सोनिया, वो लगातार हम पे दबाव बना रहा है कि सारे कनेक्शन खोल लो, यहाँ हमारा एक राज चलेगा और हम आपको यहाँ किसी भी हाल में केबल नहीं चलाने देंगे। हर बार जान से मारने की धमकी दी जा रहा है और 2 बार हमला कर चुका है। 28 तारीख को उसने हमारा मोबाइल छीन के लूट कर ली है और उस पर भी कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हर बार वो नेता के दबाव की वजह से हर बार बच निकलता है। नेता के प्रेशर से वो हर बार बचने की कोशिश करता है। सर ने बोला है कि यहाँ से हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और हम आपको बराबर इसका न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम सुनील डांगी है और मैं बरनागढ़ तहसील के नामलपुर में गौशाला समिति की 20 बीघा जमीन पर किया दबंगों का कब्जा गुरुवार को नायब तहसीलदार ने हटा दिया। समिति पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार जीवनलाल मोघी को जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। नायब तहसीलदार मौके पर राजस्व एवं पुलिस बल के साथ पहुंचे और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर सोयाबीन बो दी थी। उन्हें चेतावनी दी कि आगे से गौशाला की जमीन पर कब्जा किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार ने बताया कि जमीन गौशाला के लिए आरक्षित है। इस पर दबंगों ने कुछ समय से कब्जा कर सोयाबीन बो दी थी। यह अतिक्रमण हटवा दिया गया है। हमारे संज्ञान में अभी 2 दिन पहले जो है ग्राम नामलपुर के ग्रामवासी और पंचायत द्वारा बताया गया था कि वहाँ पर लगभग 20 बीघा जमीन है जो गौशाला के लिए आरक्षित की गई थी और इस पर कुछ गाँव के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर सोयाबीन बोया गया था। और फिर मैंने उसकी जांच के लिए हमारे पटवारी को भेजा। उन्होंने बताया कि हाँ सर, वहाँ पर जो है सोयाबीन कुछ लोगों द्वारा बोई गई है और मैं खुद वहाँ पे मौके पे गया और जो भी अतिक्रमण सोयाबीन की घोषणा की गई थी उस पर ट्रैक्टर चला करके उसको अतिक्रमण मुक्त किया है पूरी भूमि को, और उसको अतिक्रमण मुक्त करने के पश्चात गौशाला समिति को हमने जो है अपनी जमीन को सौंपा।
नागदा के नई दिल्ली क्षेत्र स्थित कोविड टीकाकरण सेंटर पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी एवं सीएसपी मनोज रत्नाकर की उपस्थिति में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर बीएमओ कमल सोलंकी सहित अस्पताल का समस्त स्टाफ उपस्थित था। सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। से चल रहा है ये जैसा महाअभियान वैक्सीनेशन सेंटर का है, हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी लगे हुए वैक्सीनेशन करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं किसी को अव्यवस्था नहीं हो, पब्लिक को भी अव्यवस्था नहीं हो, सारी चीज़ों को देखने के लिए भ्रमण कर रहे हैं और कहीं कोई पब्लिक बताती है इस समस्या को तो दूर करें। डॉक्टर्स डे पर सिविल अस्पताल परिसर में चिकित्सकों एवं स्टाफ ने पौधे रोपे। मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल के मार्गदर्शन में पूरे परिसर में पौधे लगाए गए। इस दौरान चिकित्सकों का स्वागत स्टाफ ने पुष्प माला पहनाकर किया। इस मौके पर केक भी काटा गया। चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना काल में सहयोग करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और मीडिया का आभार भी माना। स्टाफ नर्स मसीहा सिस्टर ने सामाजिक कार्यकर्ता संजय नंदेड़ा के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। मेरे हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स हैं उनको भी बधाइयाँ, और एक यूनिटी के साथ काम करना रहता है, अकेला मेरे बस का नहीं था ऐसे। और मेरे जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ जितने भी हैं सारे, सबने एक यूनिटी बना के जो काम किया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और आगे भी हम यूनिटी बना के काम करेंगे। तुरंत चाहे हमें गाड़ी की ज़रूरत हो, चाहे हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, तो संजय नंदेड़ा जी का एक ही कहना था कि आप लोग मुझे कॉल करो, मैं आप सबके साथ हूँ। और पिछले वर्ष उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी तरफ से पूरे अस्पताल को खाना वगैरह सब कंप्लीट, चाय नाश्ता खाने से लेकर पूरी व्यवस्था, इवन उन्होंने स्टाफ जो आउटसाइडर स्टाफ आया था बाहर का पिछली बार, उनको पूरी तहे दिल से सेवाएं और बहुत ही इज्जत के साथ सारी सेवाएं दी है। इसके लिए हम आईपीडी स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ की तरफ से संजय नंदेड़ा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया के लेबर रूम को नेशनल वर्चुअल असेसमेंट में 86% अंक मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर दिलीप दत्ता ने केंद्र का असेसमेंट किया था। नेशनल स्तर पर लेबर रूम के क्वालिफाई करने का प्रमाण पत्र बीएमओ को भेजा गया है। गौरतलब है कि संभागीय मैटरनिटी सलाहकार डॉक्टर महीनूर खान के मार्गदर्शन में तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुज कुमार शाले व उनकी टीम ने लेबर रूम को तैयार करवाया था। दिनांक 18 जनवरी को नेशनल वर्चुअल असेसमेंट करवाया गया था, जिसका जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो दिनांक 24 मार्च 2021 को घोषित हुआ था। उसी के अंतर्गत लक्ष्य में क्वालिफाई होने पर हमें दिनांक 17 जून 2021 को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जो कि हम लक्ष्य क्वालिफाई संस्था के अंतर्गत आ गए। कोविड से बचाव के एकमात्र उपाय वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और अब हाल ये है कि कोविड वैक्सीन सेंटरों पर लोगों की भीड़ लग रही है। वैक्सीनेशन को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह 18 साल से 44 साल की उम्र वाले युवाओं में देखा जा रहा है। उज्जैन दरवाजा स्थित रामद्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 11 बजे ही 200 से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। इन्हें टोकन दिए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मुआयना कर सेंटरों पर नजर रखे हुए थे। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार एवं तहसीलदार मधु नायक ने सेंटरों की लगातार मॉनिटरिंग की। तहसील विधिक सेवा समिति ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सक्सेना के मार्गदर्शन में संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति के सहयोग से खाचरोद सिविल न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर लगाया। एसडीओपी अरविंद सिंह, सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय पटेल सहित बड़ी संख्या में न्यायालयीन कर्मचारी, अभिभाषक संघ के पदाधिकारी एवं खाचरोद पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। शिविर में शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना से किया गया। दोपहर 2 बजे तक शिविर में 18 यूनिट रक्तदान हुआ था। इस मौके पर प्रथम वर्ग न्यायाधीश श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, गिरीश कुमार शर्मा, अभिभाषक संघ अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौरड़िया, सचिव संदीप चौधरी भी उपस्थित थे। जिला चिकित्सालय की ब्लड डिवीजन की संगीता गुप्ता, साधना जोशी, सुनील साहू, मनोज कोथार, संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति के अमित चावड़ा, रवि आंजना, अक्षय जोशी एवं कुलदीप सिंह सोलंकी उपस्थित थे। तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में खाचरोद बार एसोसिएशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू सभी का बहुत सहयोग रहा है। और यहाँ पे जो एनजीओ हैं संजीवनी सेवा, उनके द्वारा भी पूरा सहयोग दिया गया है। रक्तदान के माध्यम से हम मानव सेवा का पुनीत कार्य करते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर आज खाचरोद न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अभिभाषक संघ, संजीवनी सेवा संस्थान, हमारे माननीय एडीजे साहब, सिविल जज महोदय
और अन्य दानदाताओं का इसमें सहयोग रहा है और इस कार्य में हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ये एक बहुत पुनीत कार्य है। सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो भी स्वस्थ है और सक्षम है अपने शारीरिक रूप से, वो सभी रक्तदान करें। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, स्वस्थ है और दूसरों को लाभकारी है। आबकारी विभाग की टीम ने माफिया पर कार्रवाई कर लाखों रुपए की लाहन और हाथ भट्टी की शराब पकड़ी है। जब्त शराब को मौके पर नष्ट करने के बाद कैन और ड्रम आबकारी विभाग ने जब्त कर लिए हैं। दरअसल आबकारी विभाग की टीम ने बरोठा और भीलखेड़ा में दबिश डाली थी। दबिश में तालाब किनारे, नाले और झाड़ियों में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में लाहन और हाथ भट्टी की शराब मिली। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सिंह सांगर ने बताया कि कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में टीम ने बरोठा और भीलखेड़ा में तलाशी ली तो भारी मात्रा में हाथ भट्टी की शराब एवं लाहन मिला। टीम ने 35 लीटर शराब एवं 11,500 किलो महुआ लाहन जब्त किया। जब्त शराब एवं लाहन की कीमत 6,97,000 रुपए बताई जा रही है। लाहन मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने 6 प्रकरण बनाए हैं। तालाब किनारे, नदी किनारे काफ़ी मात्रा में महुआ लाहन बरामद किया गया है, जिसका मौके पर सैंपल लेके नष्ट किया गया है, जो लगभग 11,500 किलोग्राम के लगभग है और 35 लीटर हाथ भट्टी की मात्रा मिली है और 6 प्रकरण कायम किए गए हैं और इसकी कीमत लगभग 7 लाख के आसपास है। अब महिलाओं को अपनी पीड़ा लेकर इधर उधर नहीं भटकना होगा। महिलाएं सीधे थाने में जाकर महिला अधिकारी को अपनी पीड़ा बता सकेंगी। दरअसल कोतवाली थाना परिसर में ही महिला थाने का शुभारंभ गुरुवार को एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, एएसपी मंजीत सिंह चावला सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। महिला पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में रंगोली भी बनाई। महिला थाने की कमान टीआई रेखा चौधरी को सौंपी गई है। शुरुआत में थाने में 10 लोगों का स्टाफ रहेगा। महिला फरियादियों की सुविधा और उनको ऐसा एनवायरनमेंट देने के लिए सभी जगह महिला थाना आज से शुभारंभ किए जा रहे हैं। तो हमारे ज़िले में भी पूरे ज़िले भर के ज्यूरिसडिक्शन के लिए महिला थाने की शुरुआत आज हुई है। इसमें हमने थाना प्रभारी सहित अन्य स्टाफ की तैनाती की है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट महिला फरियादियों को दे पाएँ कि वो बेहिचक होकर अपनी रिपोर्ट लिखाएँ और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वरिष्ठ अधिकारीगण, एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय, जिन्होंने अपने प्रथम नवगठित महिला थाना का पहला थाना प्रभारी होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी वजह से रहा सवाल महिला अपराध का, तो मैं यहाँ पे पहली महिला थाना प्रभारी हूँ और मैं अपनी तरफ से अपने स्टाफ के माध्यम से जितना बेस्ट दिलवा सकूँगी एक पीड़ित पक्ष के लिए, वो बिल्कुल करने की प्रयास रहेगा। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होने वाली बीमारियों की पहचान करने के लिए जिले में 19 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। आनंद विभाग एवं गायत्री परिवार ने डॉक्टर्स डे पर 21 डॉक्टरों का सम्मान किया। माधवनगर अस्पताल में हुए कार्यक्रम में कोविड काल में डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार जताया गया। NSUI की शहर इकाई ने तरुण परिहार और शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला गुरुवार को शहीद पार्क पर जलाया। परमार ने पिछले दिनों उनसे मिलने गए अभिभावकों से खींच कर कहा था कि मरना है तो मर जाएं। इसी को लेकर परमार का पुतला फूंका गया। आज के सरकारी सिस्टम में व्यापारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर कंपनियां, इन सभी को अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रोजाना बदलते कानून, टैक्स से लेकर कानूनों में होने वाला फेरबदल को याद रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों की इसी तकलीफ को दूर करते हैं CA। GST रिटर्न हो, ITR रिटर्न हो या फिर कंपनी लॉ का मामला, इन सब की एकदम महीन पकड़ रखने वाले CA ना हो तो कंपनी से लेकर व्यापार तक करना मुश्किल हो जाए। CA दिवस पर अभय न्यूज आपको शहर के ऐसे ही कुछ चुनिंदा CA से मिलाने जा रहा है, जिन्होंने अपने काम के दम पर शहर के साथ ही प्रदेश स्तर पर अपना झंडा बुलंद किया है। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ CA से। हरदीप जी, सर्वप्रथम मैं आपको और सभी को CA स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1949 में हमारा जो मातृ संस्था है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और आज हम गौरवशाली 72वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ बना रहे हैं। और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि आज लगभग 2.5 लाख सदस्य हैं हमारे, उससे ज़्यादा ही हैं और करीब 10 लाख विद्यार्थी आज CA के पढ़ाई सफलतापूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें और नए जो CA हैं वो देश को मिलेंगे। हम लोगों ने विश्वसनीयता बनाई है, इसके लिए मैं मेरे नेतृत्व
कुशल नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपने दिल्ली से बैठ के पूरी दुनिया में अपने इंस्टीट्यूट के सेंटर्स स्थापित करे हैं, जहां पे भी आपको ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलती है। ऑनलाइन हमारे जो प्रोफेशनल अपडेट्स हैं उसको हम सीपी सेमिनार्स के माध्यम से पूरी दुनिया में हमारे कहीं पे भी कोई व्यक्ति बैठा है इंस्टीट्यूट का, तो दिल्ली में जो हमारे नेतृत्व करने वाला पूरी जो संस्था है वो उनको वहाँ पे मदद पहुँचाती है और अपडेटेड रखती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हम विश्व की इस दूसरी सबसे बड़ी संस्था के सदस्य हैं और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज सीए दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी सीए भाइयों और टैक्स कंसल्टेंट और एडवोकेट्स को बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम सीए लोग हैं, इसके कारण ही जो टैक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन हम लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। और हमारा इस संबंध में यही कहना है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम सही फैसिलिटी दे सकें और टैक्स का कलेक्शन अच्छा गवर्नमेंट का होता रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी इनकम टैक्स और जीएसटी में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो पोर्टल में थोड़ा सुधार करें ताकि रिटर्न फाइल करने में और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता हो। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।